हम्म कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। अगर इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर क्या लगेगा, एम जी साइन साइन 37। इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस 37। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। और इधर क्या लगेगा, टेंस। इसमें ऊपर क्या लगेगा, टी, और नीचे क्या लगेगा, कैपिटल एम जी। अब बताओ कि अगर इसको ऊपर चलना होगा तो इसका मतलब इस ब्लॉक को किधर जाना होगा, नीचे। मोशन अलोंग द इंक्लिनेशन हो रहा है। अलोंग द इंक्लिनेशन मोशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एम जी साइन 37 मस्ट बी ग्रेटर देन टेंशन टी। ठीक है, चलो हम लोग, अच्छा एक चीज और बताओ। ऐसा समझो कि जस्ट वो मूव करना स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, जीरो। तो अब बताओ यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, टी बराबर कैपिटल एम जी, क्योंकि जस्ट चलना शुरू किया है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम जी साइन 37 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल एम जी। ठीक, हाँ रख दीजिए। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। किसका वैल्यू तुमसे पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। एम कैपिटल एम है ना, हाँ कैपिटल एम किससे लेस होना चाहिए, एम इंटू साइन ऑफ 37। तो बताओ क्या हो जाएगा, एम इंटू 3/5। तुमसे नहीं मैच कर रहा है ये? हाँ, a block of mass 100 kg is resting on the rough surface of coefficient of friction this, a rope is tied on the block, ठीक है बी, सो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओवर मेकिंग द ब्लैक, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विदाउट मूविंग। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है ये, तुमने मॉडल में लग रखा है। यही है ना, ब्लॉक बी, ये हो गया हमारा ब्लॉक बी, और इसका मास कितना है 100 kg। ठीक है, और ये जो खींच रहा है, अच्छा ये म्यू भी है यहाँ पे, रफ सरफेस है, म्यू हो गया 1/3। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन में, चलो ठीक है, यहाँ पे चलो इंसान को ही बांध देता हूँ, कितना मास है इसका, 25 kg। ठीक है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच ए बॉय कैन क्लाइम ओवर द रोप विदाउट मेकिंग इट मूव। देखो इसमें ना एक्चुअली तुम बहुत लाइटली समझे होगे, क्वेश्चन बहुत सही है ये। देखो हो क्या रहा है, इंसान इसको ऐसे पकड़े हुआ है, ऐसा समझो। ठीक है, अब बताओ कि इंसान ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इंसान को ऊपर कौन ले जा रहा है, देखो यहां पे ना इंसान को और इस टेंशन को एक नहीं समझना है। जैसा ऐसा मत समझना कि इसमें बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ नहीं, वो रस्सी पकड़ के ऊपर चल रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी में टेंशन डेवलप हुआ, और वही रिएक्शन पे से क्या करेगा, इंसान के ऊपर एक टेंशन लगाएगा। समझ में आ रहा है, तो अगर मैं सिर्फ इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टेंशन टी, और एक नीचे क्या लगेगा इसका, एम इंटू जी। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जा रहा था, एक्सेलरेशन भी किधर होगा, ऊपर। और यही तुमसे पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सो डैट कि ये लीव ना करे, यही है ना। तो यहां पे अगर तुम फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम का वैल्यू कितना 25, तो क्या लिख दूंगा 25 जी इक्वल टू 25 टाइम ऑफ ए। क्या ये पहला इक्वेशन लिख दिया। अच्छा यही टेंशन इसमें भी होगा, होगा ना। अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो, एक इसका वेट खुद का नीचे कितना
10,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जी के टर्म में रहने दे, जी के टर्म में रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है, नॉर्मल, और इधर क्या है, टेंशन टी। जब ये चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे, ठीक है। इस एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, बताओ, 37 डिग्री। तो एक कंपोनेंट टी का क्या हो जाएगा, टी कॉस 37, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन 37। क्या ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है ना। तो बताओ तुम, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस टी साइन 37 इक्वल टू 100 टाइम ऑफ जी। तो बताओ n बराबर क्या आ जाएगा, 100 टाइम ऑफ जी माइनस टी टाइम ऑफ साइन 37, लिख दिया ये। अगर n निकल गया तो वहां से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ आर म्यू इंटू एन, मतलब 1/3 टाइम ऑफ 100 जी माइनस टी साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तुम मैक्सिमम तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है सो डेट कि ये मूव ना करे। एक मोमेंट के लिए मान लो कि ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन को। तो बैलेंस कर दो, टी कॉस 37 बराबर फ्रिक्शन हो गया। टी को टी रखो यहाँ, कॉस 37, फ्रिक्शन कितना आया, 1/3 इंटू में 100 टाइम ऑफ जी माइनस टी टाइम ऑफ साइन 37। समझ में आ गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी। कैसे निकलेगा, टी से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो हो जाएगा 3t, ठीक है। चलो वैल्यू डाल देता हूँ, cos 37 4/5 बराबर 100 टाइम ऑफ जी माइनस टी इंटू 3/5। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए कितना हो जाएगा, 12 ना, 12t/5, उसको भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3t/5 बराबर कितना, 100 टाइम ऑफ जी। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 3t बराबर 100 टाइम ऑफ जी। तो t का वैल्यू कितना जाएगा, 100/3 जी। क्या t निकाल लिया, मुझे निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। यहाँ जाओ, कितना आया, 100 g/3 माइनस 25 g अपॉन 25 a। अब बताओ, 100 g माइनस कितना जगह, ये 75 g, और इसको 75 a, कितना जाएगा ये 25 g डिवाइड बाई 75 a, 3 बार में कट जाएगा ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, g/, मतलब मिनिमम इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम। आंसर है g/3। समझ में आया, कहाँ गलती किया था तुम, नहीं, तुमको यहाँ पे ये देखना था ना कि जैसे कि इंसान क्या कर रहा है, रस्सी को पकड़ के ऊपर जा रहा है, रस्सी के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो उसको ऊपर ले जाने वाला कौन है, वेट तो नीचे लग रहा है, तो ऊपर ले जाने के लिए भी एक फोर्स चाहिए ना। तो जब हम रस्सी को नीचे खींच रहे हैं तो रस्सी पर हमने लगाया एक्शन, तो रस्सी पलट के हम पे क्या लगाएगा, रिएक्शन, और वही रिएक्शन हमको ऊपर ले जा रहा है। क्लियर है, हो गया, कोई और डाउट है बताओ। चलो, वर्क एनर्जी वाला देख कर आए हो तुम लोग, लेक्चर देख कर आए हो, नहीं, बहुत बढ़िया। हमने, नहीं, पिछली बार तुम्हें कम पढ़ाया था, तो तुम्हें पूरा देख कर आना था। पिछली बार वाला तुम रिलेट कर रहे हो तो फिर हो गया तुम्हारा। हमने वर्क पढ़ा दिया था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा दिया था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, वही एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ मैं बता दिया था। वर्क प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वर्क ऑल्दो स्केलर क्वांटिटी है बट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का यह मतलब है कि चाहे तो उस पर वर्क हो रहा है या फिर वो वर्क कर रहा है। क्लियर है, फिजिक्स में इन दो चीज का मतलब होता है कि तुम अगर वर्क कर रहे हो तो अलग चीज है, और तुम पे वर्क हो रहा है तो वो अलग चीज है। तो वर्क होना और करना को ही हम लोग प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। अदरवाइज ये है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है,
उसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ाया था हमें, वो होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, x1 से x2 तक। क्लियर है, यहां तक पढ़ा दिया था हमें। इसके बाद हमने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और फिर बताया था एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। क्लियर है, कंजर्वेटिव फोर्स में हमने ये बताया था कि वो पाथ पे डिपेंड, उसका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो, जैसे कि तुम्हारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, जैसे तुमने 9th में पढ़ रखा होगा कि एक होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आगे चलकर भी तुमको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, ये सारे फोर्स जो है ना, ये सारे फोर्स होते हैं तुम्हारा सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो जो भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है, इस बात को नोट करके लिख लो कि सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर। अच्छा एक चीज और, कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में 0 होता है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम। ठीक है, बट नॉन कंजर्वेटिव का तुम्हारा वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं होगा। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हम लोग, लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, मान लो एक स्प्रिंग है, और उसको मैं एक ब्लॉक से अटैच कर देता हूं, जिसका मास कितना है, m। ठीक है, फिलहाल ये है अपना नेचुरल स्टेट पे, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब ये हो गया कि ना तो उसमें एक्सटेंशन है और ना ही उसमें कंप्रेशन है। ठीक है, अब तुम सब जानते हो कि जैसे ही तुम इसको एक्सटेंड करोगे, मान लो ये ब्लॉक यहां आ गया, ठीक है, मास m, तो इस स्प्रिंग में क्या आ गया, एक्सटेंशन। कितना एक्सटेंशन आ गया, x। उसके वजह से उस स्प्रिंग पे किधर फोर्स लगेगा, एक इस पे पीछे की ओर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम ऑफ k इंटू एक्स। माइनस क्या बता रहा है कि जिधर तुम्हारा इलोंगेशन है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। मुझे क्या करना है, एक बात बताओ, कि जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो ये बताओ कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे इस फोर्स का वर्क लिखना हो तो क्या यूज करूंगा मैं, बताओ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो, फोर्स किधर लग रहा है, क्या है फोर्स, माइनस के इंटू एक्स, और थोड़े सा डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हम लोग, डी एक्स। क्लियर है, अब बताओ इसमें से क्या बाहर निकलेगा, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो के को तुम बाहर निकालो, इनफैक्ट माइनस के को बाहर निकालो, तो माइनस के को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कहां से कहां ले जा रहा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा वो। मान लो कि इसका इनिशियल पोजीशन एक्स आई है और फाइनल पोजीशन क्या है इसका, एक्स एफ, कि हम एक्स आई से ले जाकर कहां तक ले जा रहे हैं, एक्स एफ तक। तो इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स आई, और फाइनल लिमिट एक्स एफ। अब तुम ही लोग बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के तो है, इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स आई, सॉरी, लिमिट एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। तो माइनस के को बाहर रखो, लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ का स्क्वायर बाई
2 माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा ना। तो कितना आ गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमारा, माइनस के बाई 2 इंटू फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है यहां तक? बट तुम्हारे केस में क्या होगा ना कि जनरली जो हमारा इनिशियल पोजीशन होता है, जैसे कि यहां पे जो इनिशियल पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का क्या मतलब कि वो कहां था, नेचुरल लेंथ पे। मतलब स्टार्टिंग में उसमें ना तो कोई कंप्रेशन था ना ही कोई एक्सटेंशन था। तो अगर एक्स आई को जीरो कर दूंगा तो मैं बताऊं वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है यहां तक? तुम लोग का पेपर स्टार्ट हो गया क्या? इसीलिए सारे जयपुरी वाले गायब हो गए। तुम लोग हाफ ईयरली मतलब ऐसा कुछ बहुत स्ट्रेस नहीं ले लेते हो? हो गया? चलो अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे मैंने वर्क के बारे में क्या बताया, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स का था। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, डी एक्स से। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ में तुम लोग को मैं बताया था कि अगर मान लो कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ऊपर में वाई और नीचे में एक्स है, तुम लोग बताया था कि ग्राफ में सिर्फ दो चीज काम का होता है, एक होता है स्लोप और दूसरा एरिया। स्लोप के लिए अगर हमको चेक करना हो तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, वाई डिवाइड बाई एक्स, और एरिया के लिए एक्स इंटू वाई। यही दो चीज काम का है तुम्हारे पास। ठीक है, सोचो कि अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ऊपर में रख दिया मैं फोर्स और यहां रख दिया डिस्प्लेसमेंट एक्स। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मतलब एरिया, तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? इसका मतलब कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वर्क डन। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, एरिया अंडर, लिखो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। क्लियर है? तो एक इसी टाइप का मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा। मान लो कि ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ये डिस्प्लेसमेंट है 5, ये डिस्प्लेसमेंट है 10 और ये डिस्प्लेसमेंट है 15। ठीक है, तुमको सबसे पहले बता देना है कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 5। पहला पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय गिवन फोर्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू 5 मीटर। तो क्या करना होगा तुमको, बेसिकली एरिया निकालना होगा, कहां से कहां, 0 से 5। बताओ कितना आंसर होगा, सॉल्व करने की जरूरत लग रहा है तुम लोग को, 50 हो गया। 0 से 5 में यही बन रहा है ना तुम्हारा, रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 50। तो कितना जूल वर्क हो जाएगा, 50 जूल। क्लियर है?
अच्छा, बी पार्ट में तुमसे पूछ सकता हूं कि फ्रॉम x बराबर 5 टू 10 बता दो, कितना होगा? 25। इसमें क्या करना होगा? इसका एरिया निकालना होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है 1/2। बेस कितना है? 5, और हाइट कितना है? 10। बेस में यही लोग है ना, और हाइट में ये, तो कितना आ गया आंसर? 25 जूल। सेम तरीके से तुमको ये बताना है, फ्रॉम x इक्वल टू 10 टू 15 मीटर, बताओ कितना होगा? तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो आपने ये वैल्यू दिया ही नहीं है, पर वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो उसका स्लोप क्या होगा? सेम। तो जितना इस लाइन का स्लोप उतना इस लाइन का स्लोप। और कॉमन सी बात है कि 5 के गैप पे 10 है, तो यहाँ पे 5 के गैप पे कितना होगा? 10। तो ये वाला होगा क्या बेसिकली? -10। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा? -25 जूल। माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे। क्लियर है यहां तक? अगर तुमसे टोटल वर्क पूछा जाए, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना जाएगा? 100। 50 प्लस 25 माइनस 25, ये कितना जाएगा? 50 जूल। क्लियर है? 100 नहीं होगा ना भाई। जब तुम टोटल वर्क ऐड करोगे तो डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? डायरेक्शन मतलब साइन के साथ, प्लस माइनस के साथ। क्लियर है यहां तक? चलो, हो गया। बताओ 3 सेकंड बाद ये टेंशन का कितना वर्क होगा इस वाले का? ठीक है, करो सो। ऐसे बताओ यहाँ पे ओवरऑल टेंशन का वर्क कितना होगा? 0। क्योंकि जितना ये ऊपर जा रहा वर्क करेगा उतना ये नीचे भी आ रहा है, तो एक का वर्क प्लस हो जाएगा और एक का वर्क। अब कैसे होगा वो तो दिख जाएगा तुमको, पहले ये बताओ कितना हो रहा है, कैसे निकालोगे बताओ? या फिर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, फाइंड द वर्क डन बाय 5 kg आफ्टर t बराबर 3 सेकेंड। वर्क के लिए तुमको चाहिए होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो फोर्स तो तुम निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन निकालोगे, टी बराबर 3 सेकेंड बाद तुम देखो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो फोर्स इक्वेशन लिखो, बताओ 5 kg के लिए क्या हो जाएगा, 5 kg ऊपर जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 50, तो t माइनस 50 बराबर 5a, एक्सेलरेशन किधर ले लो ऊपर और इसका नीचे, इसके लिए क्या लिखोगे 100 माइनस टी बराबर 10 टाइम ऑफ a, यही होगा ना, सॉल्व कर दो तो 50 और ये हो जाएगा 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा अगर ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यूटी कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा हाफ ए कितना है तुम्हारा 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 15 मीटर, कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, 15 मीटर निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, अगर डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो फिर वर्क भी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक। हम्म, बस सही है, चलो हो गया ये, मिटा दूं, चेक कर लो अगर नहीं हो रहा तो। हाँ 5 के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 5 इंटू 10, हो गया, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं, चलो हेडिंग डालो, लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो उसका मास m है, अगर वो कुछ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, सिंपल सी बात है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं k से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली v है क्या, डेल्टा v थोड़े लिखा हूं मैं, v वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे स्पीड है या वेलोसिटी, बस ये पूछ रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैं डेल्टा लिखता तब ना, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में ये v क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी, ठीक है। तो कभी कभी तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 1/2m मॉड ऑफ v का स्क्वायर, तो ऐसे घबराना मत, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, के बराबर आ गया हाफ ऑफ m v स्क्वायर, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एक बात बता, तुम लोग को मैं मोमेंटम पढ़ाया था, P बराबर क्या होता है m इंटू वी, क्या तुम मुझे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बता सकते हो, देखो कैसे निकलेगा। K बराबर क्या आया है हाफ ऑफ m v स्क्वायर, m तो कांस्टेंट है, चेंज क्या कर रहा है वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी को
इलिमिनेट करना है तो एक काम करते हैं कि इस मोमेंटम वालों को स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो P बराबर क्या होता है, m इंटू वी, दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दो। तो जैसे दोनों साइड स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर आ गया। अगर इसको और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, k इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है दोनों से, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक m भी कैंसिल हो रहा है। तो देखो तो क्या जाएगा, k बाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 ऑफ m, यही होगा ना। तो बताओ k बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम ऑफ m। क्लियर है। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, p बराबर क्या लिख दूंगा, √2km। क्लियर है। तो तुमसे अगर ये कोई पूछता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को 2 गुना बढ़ा दिया, तो 2 गुना अगर मोमेंटम बढ़ाया है तो मोमेंटम मास की भी हेल्प से बढ़ सकता है और वेलोसिटी की हेल्प से भी बढ़ सकता है। बट तुमको उसने मेंशन नहीं किया कि मैंने मास बढ़ाया कि वेलोसिटी बढ़ाया, उसने क्या बोला, मैंने मोमेंटम बढ़ा दिया डायरेक्ट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, अगर मोमेंटम 2 गुना बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है। या फिर तुमको ये बोल दे कि किसी का काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम में इंक्रीज कर दिया मैं, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम। क्लियर है। तो ये रिलेशन तुमको याद रहना चाहिए। क्या आया हमारा रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ मास। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो अगला हेडिंग डालो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, कैपिटल यू। देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, क्या अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, क्या एक दूसरे पे दोनों फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा। कौन सा फोर्स से खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब भी ग्रेविटेशनल, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। अट्रैक्टिव है बट कैसा है, कंजर्वेटिव। ठीक है, जब भी तुम्हारा फोर्स कंजर्वेटिव हो, जब भी फोर्स कैसा तुम्हारा कंजर्वेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी डिफाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, 11th में जाओगे तो बहुत डिटेल में बता दूंगा मैं कि कहां से आता है, कैसे आता है। ठीक है, बस तुम इतना जानो कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके अक्रॉस क्या डिफाइन होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है यहां तक।
तो सबसे पहला, अच्छा बता हमारे पास कितने कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, ये सारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तुम हेडिंग डालो, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ, मान लो कि एक ब्लॉक है तुम्हारे पास, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है। तुम इसको क्या कर रहे हो? उठाकर कुछ एच हाइट तक ले जा रहे हो। कहां तक ले गए हम? एच हाइट तक। फाइनली ब्लॉक यहां पहुंच गया, ठीक है। अब बता पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की क्या फॉर्मूला बताया? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ ये कितना वर्क कर रहा, सोचो। जब ये यहां पे था तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की ओर m इंटू जी। क्लियर है? अच्छा, छोटे से हाइट के लिए एच हाइट क्या है तुम्हारा यहाँ पे? स्मॉल। किसके कंपेयर में? रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि जब मैं तुम लोग को ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये जो जी है ना, इसका वैल्यू चेंज होता है किसके साथ? हाइट के साथ, ठीक है। बट अगर ये हाइट बहुत ही छोटा हो, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही छोटा, तब वहां पर हम लोग जी को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। अगर जी कांस्टेंट है तो हर जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg, ठीक है। और उसको कितना हाइट लग गया? h हाइट। तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पे? W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एम जी इंटू एच। क्यों माइनस एम जी एच? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर किया है मैंने? ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो वर्क क्या क्या डेफिनेशन होता था? F डॉट डी। मतलब क्या? F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? माइनस, ठीक है। तो बता पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ वर्क डन कितना हो गया फाइनली मेरा? माइनस एम जी एच। अगर हमारा वर्क डन माइनस एम जी एच है तो बता पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क। मतलब क्या? माइनस इंटू माइनस एम जी एच। कितना हो जाएगा फिर? एम जी एच। क्लियर है? तो बताओ हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया? डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? एम जी एच। हमने डेल्टा यू डिफाइन किया है, हमने यू डिफाइन नहीं किया। डेल्टा यू का क्या मतलब हुआ? कि यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है? एम जी एच। क्लियर है? अब जनरली होता क्या है ना, कि जो सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मानते हैं वो कितना मानते हैं? 0, ठीक है। बट कोई ऐसा बाउंडेड नहीं है, तुम कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट या कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम को चूज कर सकते हो। जनरली हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? सरफेस ऑफ अर्थ। इसीलिए हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। बट अगर तुम्हारा इच्छा हो कि नहीं सर हम ऊपर वाला कोई पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो जनरली जब भी तुम रेफरेंस पॉइंट किसी को भी एज्यूम करना तो उसका पोटेंशियल कितना बना देना? 0। क्लियर है? फिलहाल में मोस्ट ऑफ द केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होगा मेरा? सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा तो देखो इसको कैसे लिखूंगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा? एम जी एच। यू इनिशियल कौन सा है? पोटेंशियल एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, और वो मैंने कितना मान लिया? 0। अगर मैं उसको 0 मान लूं तो यू फाइनल को सिंपली यू लिख देता हूं मैं, तो यू बराबर क्या आ जाएगा? एम जी एच। तो तुमसे कोई पूछेगा यू बराबर एम जी एच कब आया? जब हमने अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मान लिया मैंने? रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? अगर कोई किसी और को रेफरेंस पॉइंट मानता तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होगा या कुछ और होगा? कुछ और होगा। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला है। जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो डिफाइन होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है अब तुम फिलहाल भूल जाओ ये,
ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया? U बराबर एम जी एच। और ये कब है? जब मैंने सरफेस को रेफरेंस पॉइंट माना। अच्छा, यहां पे जो H पॉइंट है, ये सरफेस ऊपर है या नीचे? बताओ। ऊपर है। सरफेस से किधर है? ऊपर। तो जब मैं सरफेस से ऊपर गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एम जी एच। अगर सरफेस से मैं नीचे जाऊं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस एम जी एच। मतलब कि अगर तुम अपने रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो गया यहां पे? प्लस। और अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो गया? माइनस। क्लियर? क्यों हो रहा है यहां पे? कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं बस तुम लोग को अर्थ का रेफरेंस फ्रेम लेके बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारे लिए काम इससे बन जाएगा, ठीक है, वरना फिर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत पड़ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? अगला हेडिंग डालो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बताओ कि अगर मुझे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू डिफाइन करना हो तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और बताओ, अभी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में ही हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाला था। क्या आया था बताओ? माइनस को माइनस छोड़ दो, क्या आ गया था? माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। हम ये मान के चले थे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था? नेचुरल लेंथ पे था। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था बताओ? माइनस के बाई 2 इंटू के फाइनल का स्क्वायर माइनस के इनिशियल का स्क्वायर। यही था ना? हम मान के चलते कि हमारा जनरली इनिशियल पोजीशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द 99% जो तुम्हारे केस में आएगा, इनिशियल पोजीशन कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम पे, या फिर इक्विलिब्रियम बोलो, सॉरी, नेचुरल लेंथ पे। कहाँ होगा? नेचुरल लेंथ पे। मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारा एक्स आई क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो अगर एक्स आई को जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तुमको यही दोनों का काम है, इससे ज्यादा का कुछ काम नहीं है। ठीक है, हो गया ये? मिटा दूं? चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक पढ़ा हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करता, वो क्या आया था तुम्हारा? एम जी एच। फिर हमने पढ़ा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो यू बराबर क्या आ गया तुम्हारा? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये आया, ठीक है। और भी पोटेंशियल एनर्जी है, जहां पे हमको जरूरत पड़ेगा मैं तुमको बता दूंगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, मैंने तुमको शुरुआत में ही बोला कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, वो होता है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। और यहां से ही तुम्हारा वो फॉर्मूला आया। अगर मान लो कि dx को इधर ले जाकर इंटीग्रेट कर दें तो क्या निकल जाएगा? वर्क डन। और du को इंटीग्रेट कर दें क्या मिल जाएगा? u, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन। क्लियर है? तुमको जब मास्टर में पढ़ोगे तो तुमको ग्रेडियंट वगैरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है? पढ़ा देंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। अच्छा, मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ कुछ ऐसा, a डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स के पावर 6। ये किसका फंक्शन दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्लियर है? किसी भी ब्लॉक का या किसी भी एक सिस्टम का दिया हुआ है। तुमसे मैं पूछता हूं
कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एट विच ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो मैं तुम लोग एक चीज बता देता हूं। एक्चुअली ना ये du/dx 100% सही नहीं है। ये बेसिकली ये होता है माइनस du/dx। बोले सर ये क्या हो गया, ये आपने डी सीधा लिखा था, यहाँ पे तो तिरछा कर दिया। डिफरेंस है दोनों में। इसको फुल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इसको लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्चुअली ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, बहुत बेसिक सा दे रहा हूँ, ऐसा कभी काम आएगा नहीं तुम्हारा यहाँ पे, पर कभी अगर पूछ दे तो, जैसे मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर, ऐसा समझो, x³ z। ठीक है, मैं तुमको बोलता हूँ कि dy/dx करो, तो कर पाओगे? नहीं। क्या करोगे? dy का वैल्यू क्या है? x³ z/dx। तुम ठीक है करोगे, पर dz/dx का एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। कैसे करोगे? डबल क्या बोलते, x इंटू वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक बार इसको बाहर निकालोगे, एक बार इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसको बाहर निकालोगे, x³ का डिफरेंशिएट करोगे, तो वहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा dz/dx का। क्लियर है? ये फुल्ली डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर इसी को मैं तुमको ऐसा पूछूंगा dy/dx करो, पार्शियल डिफरेंशिएट करो y को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है ना, उसका बस एक ही मतलब होता है कि इस पूरे फंक्शन में, देखो इसको ऐसे लिखो पहले, dx³ z/dx। अब इस पूरे फंक्शन को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है कि x के अलावा जो भी है उसको क्या मान लो? कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो z निकल जाएगा बाहर। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? x³ को, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x²। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x² इंटू जेड, क्योंकि जेड हमने बाहर निकाला था। बट क्या ये मैं पूरा डिफरेंशिएट करता तो ये आता? नहीं। तो यहाँ पे भी एक्चुअली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, बट तुम्हारे केस में तुम डायरेक्ट यहाँ से काम चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुमको एक वेरिएबल से ज्यादा दूसरे वेरिएबल पे नहीं पहुंचाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कुछ ऐसा दे दे कि x² y प्लस y² x, ऐसा नहीं देगा। मतलब x के साथ y मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो फुल्ली डिफरेंशिएट कर पाओगे नहीं, क्या करोगे? पार्शियली। ठीक है, बट तुम्हारे केस में एनएसएससी में हमेशा क्या पूछेगा? x² प्लस 3x। तो क्या इसको कर पाओगे आराम से? जैसे तुमको मैंने कौन सा फंक्शन दिया, a/x⁴ माइनस b/x⁶, तो तुम इसको फुल्ली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या दिया था फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी का? a/x⁴ माइनस b/x⁶। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था कि x का वो वैल्यू बताओ जहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो? इक्विलिब्रियम में। अब बताओ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बताया था ना? क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स कितना हो? 0। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स 0। ठीक है, अब बता, तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, और तुम पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दिया हुआ है, और तुमको उससे क्या निकालना है? फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में डेफिनेशन कुछ याद आ रहा है? F इक्वल टू माइनस du/dx। ठीक, तो एक काम करो, एक फॉर्मूला लिखो, F इक्वल टू माइनस du/dx। इसका मतलब कि अगर इस पोटेंशियल फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू माइनस डी, u क्या है हमारा? a(x⁴ माइनस b(x⁶) डिवाइड बाई डी ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे? देखो f माइनस डी a/x⁴ dx माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी b(x⁶) डिवाइड बाई dx। अब देखो f बराबर माइनस ए तो बाहर, सॉरी ए तो बाहर आ जाएगा, क्या है? कांस्टेंट। तो माइनस ए 1/x⁴ को क्या लिखेंगे? x⁴ -4।
तो डी एक्स के पावर -4 डी एक्स। सेम तरीके से यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, प्लस बी डी एक्स के पावर -6/डी एक्स। अब बताओ क्या जाएगा, a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के पावर -4 का क्या होता है, x के पावर n का n, x के पावर n -1। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो -4a बाहर आ जाएगा, और x के पावर कितना जाएगा 5, -5 मतलब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर +5। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरीके से यहां पे -6 कहां निकलेगा बाहर, तो क्या हो जाएगा -6b, और x के पावर कितना हो जाएगा -7। अगर -7 को नीचे ला जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर +7। क्लियर है यहां तक। अब बता फोर्स क्या आ जाएगा, F = अच्छा यहाँ पे पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस एक निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 4a x के पावर 5 -6b x के पावर 7। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या कि नेट फोर्स क्या होगा 0। तो ऐसे लिखो एट इक्विलिब्रियम F बराबर 0। तो जैसे ही तुम फोर्स को 0 करोगे तो क्या जाएगा 4a डिवाइड बाई एक्स के पावर 5 -6b डिवाइड बाई एक्स के पावर 7 बराबर 0। सॉल्व होगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। क्या जाएगा 4a डिवाइड बाई एक्स के पावर 5 बराबर 6b एक्स के पावर 7, यही होगा ना। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 7 2 बच जाएगा ना उधर, तो 4a 6b डिवाइड बाई एक्स के पावर 2। एक लॉस होगा वहां पे, 0 आएगा। अच्छा 0 डाल नहीं सकते क्योंकि डिफाइन नहीं करेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6b डिवाइड बाई 4a। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा √6b डिवाइड बाई 4a। x का इस वैल्यू पे ये कहां हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है। तुमको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं अभी बता दे रहा हूं। करना क्या है कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम ये बोलोगे कि सर आपने इतना गंदा सा एक्सप्रेशन क्यों लिया, कुछ छोटा सा भी ले सकते हो, है ना। ये जो तुम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो ना, मैंने कैसा पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, एक एक्स के पावर 4 -b एक्स के पावर 6। इस टाइप का पोटेंशियल का फंक्शन दो एटम के बीच में होता है, एटम्स के बीच में। क्लियर है। हाँ नहीं, जैसे तुम्हारा न्यूक्लियर, ये किसी भी एक एटम को स्टडी कर रहे हो तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है ना, इसी रेंज में होता है। क्लियर है। इसलिए मैंने एक ऐसा गंदा सा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया, वरना मैं तुमको डायरेक्ट ऐसा दे सकता था u बराबर 3x² माइनस 3x³ माइनस 6x²। मैं बोल दूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या करोगे, सबसे पहले फोर्स निकालोगे, फोर्स बराबर क्या जाएगा -du/dx। माइनस को बाहर रखो, du/dx करोगे क्या जाएगा 9x² माइनस 18 टाइम ऑफ x बराबर क्या कर दोगे 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो तुमको हो सकता है इस टाइप का इजी क्वेश्चन भी दे दे, बट अगर कुछ ऐसा दे तो घबराना नहीं है। करना क्या है, सिंपल सा इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x की पावर -4। तो इसको भी तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, और b को भी ऊपर ले जाओ, उसको भी तुम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, कर लोगे। एक और दे दूं ऐसा पक्का, हो जाएगा ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी, तुम लोग को सीट मिला है ना, खोलो क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 31। 31 दिख रहा है, पढ़ो क्या है। हाँ, चेंज कर दिया। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स। बताया ना कि एटम्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है कुछ इसी फॉर्म में होता है, इज गिवन बाय समथिंग
तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है u का, वो है तुम्हारा a डिवाइड बाई एक्स के पावर 12 माइनस b डिवाइड बाई एक्स के पावर 6, ठीक है, वेयर a b आर द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम, ठीक है। अच्छा तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम इक्विलिब्रियम निकालो, बाकी मैं तुमको भी स्टेबल अनस्टेबल बताता हूँ। डी ऑप्शन आ रहा है, देखो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आसान है, इतना समय नहीं लेना है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस को बाहर रखो, छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ, ठीक है। डी बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है a डिवाइड बाई एक्स के पावर 12 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स के पावर 6, यही है। चलो माइनस को माइनस रहने देते हैं। अब इधर देखो, हाँ उधर के, ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एक्स पावर -12, और -12 कहाँ निकलेगा डिफरेंशिएशन में बाहर, तो ये क्या आ जाएगा -12a, और एक पावर फिर माइनस में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -13, तो क्या आ जाएगा एक्स के पावर 13, ठीक है। सेम उस तरीके से यहाँ पे देखो 6 है, ऊपर जाएगा -6 होगा, -6 बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +6b, और एक और x ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 7, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना था, इसको 0 से इक्वेट। आया तुम्हारा, कहां फंस गया, ये तो बहुत बेसिक सा है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। चलो इसको 0 से इक्वेट कर दिए। अच्छा यहाँ पे भी एक माइनस था, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस, और माइनस उधर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुमको x का वैल्यू निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 12a डिवाइड बाई एक्स का पावर 13 इक्वल टू 6b डिवाइड बाई एक्स के पावर 7, ठीक है। तो 7 कर जाएगा तो एक्स के पावर 5 बच जाएगा, तो x के पावर 5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12a डिवाइड बाई 6 टाइम ऑफ b, मतलब क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ a बाई b, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2a डिवाइड बाई b के पावर 1/5। क्लियर है यहां तक, हो जाएगा। चलो मिटा दो, क्या आया तुम लोग का, अच्छा 7 6 13 होता, सॉरी, क्या जाएगा 6। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। चलो हो गया। अच्छा एक चीज और, मैं जो अभी तक तुम लोग को इक्विलिब्रियम की बात पढ़ा रहा था, ठीक है, तुमको इस चैप्टर में 3 तरह का इक्विलिब्रियम मिलेगा। 3 कैसा कैसा देखो, सबसे पहला है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा है तुम्हारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब इसका देखो, सबसे पहली बात कि तीनों इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मतलब इन तीनों केस में नेट फोर्स कितना होगा 0, इसमें नेट फोर्स क्या होगा 0, इसमें नेट फोर्स क्या होगा 0, और इसमें भी नेट फोर्स क्या होगा 0। चलो मैं एक केस बनाता हूं, देखो ऐसा समझो, ठीक है। हम ना क्या करते हैं कि 3 पॉइंट पे ब्लॉक को रख देते हैं, एक टाइम ब्लॉक को यहां रख दिया, एक टाइम ब्लॉक को यहां रख दिया, और एक टाइम ब्लॉक को यहां रख दिया। 3 कंडीशन दिख रहा है, एक ये ए हो गया, ये हो गया हमारा बी,
और ये होगा हमारा C। क्या तीनों पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है? हाँ, सरफेस पे रखा हुआ, यहाँ पे नीचे mg और ऊपर नॉर्मल बैलेंस, यहाँ पे नीचे में mg और ऊपर में नॉर्मल बैलेंस, यहाँ पे भी नीचे mg और ऊपर नॉर्मल बैलेंस। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि ये ए बी सी ये तीनों कैसा है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पर तुमको तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं भाई, एक नीचे, ये तो बहुत बच्चा सा लॉजिक हो गया कि ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये बीच में हो गया। कुछ लॉजिकल सोचो। अच्छा सोचो, एक काम करो, चलो मैं बताता हूं। तीनों को ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करो। तीनों में अगर तुम डिस्टर्ब कर दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो स्टेबल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुम अपने दोस्त को परेशान कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम स्टेबल कब बोलोगे? जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसको परेशान किए वापस वहीं आ गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो तुमको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई स्टेबल है, ठीक है, भाई तुम उसको कुछ भी बोल दो, कितना भी परेशान है वो वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं स्टेबल हूं। पर कोई अनस्टेबल है, उसको तुम थोड़ा सा बोलो, वो अपना पोजीशन बदल जाता है, तुरंत में गुस्सा हो गया। अब तुम तीनों केस में समझो, तुम ही लोग बताओ, इसको मैं अगर हल्का सा धक्का दिया, क्या अपने पोजीशन पे वापस आएगा? क्या ये स्टेबल है? क्या ये न्यूट्रल भी है? क्या नहीं, ये कैसा है, अनस्टेबल। अच्छा बी पे आ जाओ, बी को जैसे मैं ऊपर धक्का दूंगा, बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस यहीं आ जाऊंगा, तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या, भाई धक्का दे दो चला जाऊंगा, इसको मैं धक्का दे दिया, आगे निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, पीछे धक्का दे दिया, पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ, ए और सी में बताओ क्या फर्क है? देखो, ए और सी में क्या फर्क है कि जैसे ही तुम ए से हटाए, धक्का दिए, फिर वहां पर नेट फोर्स 0, और सी में हमेशा न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब वो यहां भी इक्विलिब्रियम में है, यहां भी जब आ जाएगा तो भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता स्टेबल और केस में देखो, जैसे ये यहां आया, इक्विलिब्रियम में नहीं है वो, बट हाँ वो वापस यहां आ जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इसको वो आएगा ही नहीं वापस, अनस्टेबल है। तो यहां पे जो ए वाला केस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब तुम एक चीज मुझे गेस करके बताना, आ जाओ तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तुम बताना कैसा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बस मैं लिख रहा हूं। ये हो गया इसका नेचुरल लेंथ, क्या हो गया, नेचुरल लेंथ। और फिलहाल ये मीन पोजीशन भी है, मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स यहाँ पे फिलहाल क्या है, 0। अब सोचो, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? हाँ, नेट फोर्स क्या है, 0। अब हमको चुनना है स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। बताओ कैसा है, स्टेबल। जैसे तुम इसको आगे किए, तुरंत क्या बोलेगा, मैं आऊंगा पीछे, तो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी को बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके पूरे मोशन को हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हमेशा इतना नहीं बोलते, SHM। सबसे इंटरेस्टिंग, पूरे फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि SHM कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहानी खत्म। लिख लो इस बात को। हाँ, इसमें मैथ बहुत, इसमें मतलब कैलकुलेशन आता है, बट बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। आएगा, इस पर भी आएगा। लिखो, इन तीनों डायग्राम को बनाओ और एक एक चीज को नोट करो, ये कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। अच्छा एक बात एकदम कॉमन सेंस से बताओ,
स्टेबल कौन होगा? जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा या कम? कम। कॉमन सेंस है कि अगर किसी में बहुत ज्यादा एनर्जी है वो कभी भी स्टेबल रहेगा नहीं, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो अब तुमसे कोई पूछ देगा कि सबसे कम एनर्जी किस में होगा? बी में। चलो फटाफट लिखो। ये देखो इन सब फैक्टर को ना डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से भी चेक करते हैं। एक में डबल डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, और एक में जीरो होता है। तुमको पढ़ना है नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा वो। ठीक है? क्यों होता है वो? बस मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट है कि भाई स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। ठीक है? अब स्टेबिलिटी चेक करने का कंसेप्ट आता है, जैसे कि तुम मैथ में पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा, कि मैंने पढ़ाया था ना। तो मैक्सिमम मिनिमम में तुमको याद होगा मैंने बताया था डबल डेरिवेटिव से चेक करते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव प्लस है मतलब पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा याद आ रहा है? तो यहाँ पे वो ऐसे ही चेक करते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जहाँ जरूरत होगा हम तुमको समझा देंगे। क्लियर? नोट कर लिए इसको। इक्विलिब्रियम जीरो का क्या कंसेप्ट है भाई? तुम फोर्स लगा दोगे तो फिर अलग बात है। ठीक है? हम सिंपली लुढ़काने की बात कर रहे हैं उसको। ठीक है? ऐसे तो तुम बी पे भी ऊपर फोर्स लगा कर उठा दो, क्या फर्क पड़ता है? हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हल्का सा पुश कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस फोर्स नहीं लगा रहे। अगर तुम कंटिन्यूस फोर्स बी पे भी लगाओगे तो क्या रुके वापस आएगा ये? नहीं, चलता जाएगा, चलता चला जाएगा वो। ठीक है? हो गया ये। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक और पोटेंशियल, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का हमने रिलेशन देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास दो तरह का हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? mgh। अगर सरफेस से ऊपर मतलब रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस, अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस। क्लियर है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक दो चीज हो गया। आगे आएगा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू वन बाई आर, वो भी हम पढ़ लेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। क्लियर है? फिलहाल इन दोनों से काम चले। तो उतना नहीं जाना है तुमको, पूरा आज ही पढ़ना है। तुमको मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना से तुम्हारा एनर्जी हो जाए। ठीक है? जिनको बच्चों को देना है, जिनको भी तुम्हें देना है, काम आएगा पढ़ने के लिए। ये जो तुम करते हो ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तुम जो ग्रेविटेशन, ये जो डिफाइन किया मैं, फोर्स F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्चुअल में ये ऐसे डिफाइन होता है। अब बोलोगे ये डेल क्या है? इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ये आया कहाँ से? तो तुमको ये 11 12 में भी नहीं पढ़ना है। फैक्ट ये है, तुम जब इंटरेस्ट के बेसिस पर मास्टर करोगे ना तब, या फिर तुम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब तुमको ग्रेडियंट कर्ल के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो जो अभी नहीं पढ़ना उसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है? हो गया यहाँ तक? चलो हेडिंग डालो, लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको? क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। वी स्क्वायर स्क्वल टू यू स्क्वायर। चलो थर्ड ही बोल दो। अच्छा ये तो किसी ने नाम दिया ना, हो सकता है कि हम उसको थर्ड से याद, सेकंड से याद कर लें, पर अच्छी बात है थर्ड है वो। क्या है? इसमें वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए हमारा एक्सेलरेशन और एस डिस्प्लेसमेंट। देखो पता है एनर्जी चैप्टर क्यों लाया गया? तुम जितना भी फिजिक्स पढ़ते हो ना उन सब का अल्टरनेटिव मेथड है एनर्जी। सब का। फिजिक्स को आसान करने का काम एनर्जी करता है। जैसे तुम लोग अभी रोटेशन नहीं पढ़े हो, ठीक है?
फिर जब रोटेशन में आओ, अभी तुम्हारा लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो, अभी जब तुम मोमेंटम पढ़ते हो कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि उसमें सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा है। पर जब तुम आगे जब चलोगे तो वो रोटेट भी करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम उसको बोलते हैं। एंगल चेंज हो रहा है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम भी दो तरह का है, पर तुम्हें कौन सा पढ़ाया जा रहा है, लीनियर। बेसिकली अगर तुम कोई भी मैकेनिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुम ज्यादातर केस में देखते होगे ना कि तुमको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आ जाता है। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में टाइम भी लगता है, और उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते चीजों को, कम्प्लेक्स उसमें मैथ है उसमें। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट को नहीं समझ पाते। उन सब से ही निजात तुमको कौन देता है, एनर्जी का चैप्टर, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी ऐसा है ना कि तुमको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाकी के जो मैथ है ना उसे दूर ले जाता है, और तुमको लॉजिक के साथ आंसर लगा दे देगा। डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बात ही करता है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में, और वहां तक तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मतलब तुमको कैलकुलेशन बचेगा, टाइम बचेगी, दिमाग भी कम लगेगा। ठीक है, अब चलो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। हमको क्या करना है ना, कि इसको एनर्जी एनर्जी के टर्म में बदल देना है। ठीक है, अगर एक काम करो, पूरे इक्वेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, m वी स्क्वायर m यू स्क्वायर प्लस 2m a s लिख सकता हूं क्या, क्लियर है। और मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत, कुछ कुछ तुमको जाना पहचाना लग रहा है क्या क्या हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 mv²। कुछ पढ़ा था ऐसा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 mu² प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बच जाएगा तुम्हारा ma/s। तुमको क्या लग रहा है कि ये ma/s क्या देगा, वर्क देगा। कैसे देगा बताओ, m/a क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ से क्या होता है, फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। ये किस में बदल गया, वर्क में। ये क्या है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी। ये भी क्या है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये u क्या है, इनिशियल स्पीड, तो ये कौन सा एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक। ये कौन सा होगा, फाइनल काइनेटिक। अच्छा F बराबर ma क्या होता, फोर्स या नेट फोर्स, नेट फोर्स। तुम लोग को याद हो, हम लोग जब तुमको बताया था कि जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स F1 इधर से लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर से F2 लग रहा है, एक फोर्स इधर से F3 लग रहा है, और मान लो ये फाइनली कुछ इधर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखते थे, F नेट बराबर m/a, क्योंकि ये पूरा बॉडी का एक्सेलरेशन है ना। तो यहां पे m/a में क्या ही है, नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब तीनों का सम। तो जब हम यहाँ पे ma/s निकालेंगे तो यहाँ मेरे पे यहाँ पे वर्क निकलेगा। वर्क किसका, एक फोर्स का या सारे फोर्स का, सारे फोर्स का। तो इसको क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाई ऑल फोर्स लिख सकता हूं। W क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख दूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिख दूं। अब बताओ यहां से कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो एक इसका प्रूफ इंटीग्रेशन से भी होता है, वो भी हम कर देते हैं, बट ये तुम्हारे लिए फिलहाल रिलेट करना आसान है। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा, W ऑल बराबर डेल्टा के। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। नोट करो इसको फटाफट। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हमारा बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक चीज और बता दो, यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में सारा वर्क आएगा। हो सकता है वर्क डन बाय ग्रेविटी हो सकता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हो सकता है वर्क डन बाय सूडो फोर्स हो। सबका वर्क डन का सम किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसमें कोई प्लस भी होगा कोई माइनस भी होगा वर्क डन। मान लो कि इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क डन जनरली क्या होता है? माइनस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा? हो सकता है सूडो फोर्स का वर्क डन माइनस हो, प्लस भी हो सकता है बट माइनस भी हो सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन का अप्लाइड फोर्स का देखो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो तो हम डायरेक्शन के साथ देख लेंगे। क्लियर है यहां तक? लिख लिए? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। बता दूं? जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें कि ऐसा मैं बोलता हूं जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, उसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ तुम्हारा, मान लो उसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ तुमको 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और उसका फाइनल स्पीड दिया हुआ तुमको, इसका फाइनल स्पीड दिया हुआ तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां से यहां ये चलता तुम्हारा 20 मीटर। कितना चला? 20 मीटर। ठीक है, और मान लो इसका मास है 2 kg। ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जो कि इनिशियल स्पीड कितना, इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर चलने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात बता, तुम लोग सॉल्व, मैं पूछा क्या सॉल्व करना है, हैं? किस डायरेक्शन में जा रहा है मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कि फोर्स निकालना है, सोचो क्या निकालना है तुमको? फाइंड, देखो फाइंड दी, अभी सॉल्व नहीं करना, इधर देखो फाइंड द फोर्स, इधर देखो ना, पहले सॉल्व करना है आराम से घर पे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक तो कॉमन सा मेथड है, अगर तुम मान लो कि वर्क एनर्जी नहीं पढ़े होते, ठीक है, तो इस ब्लॉक पर फोर्स कैसे निकालते? F बराबर m इंटू ए, यही निकालते हैं ना। क्या तुमको मास दिया हुआ है? हाँ। क्या तुमको ए दिया हुआ है? नहीं। तो तुम ये एक कहां से निकालते? ए को निकालते तुम कहां से? इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्लियर है? कहां से निकालते? इक्वेशन ऑफ मोशन से। कैसे निकालते? u बराबर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। v बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। और d बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। a निकालना था, कौन सा इक्वेशन यूज करते? थर्ड वाला। वहां से क्या निकाल लेते? a, और फिर a जो भी आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? मास से। तो क्या निकल जाता तुम्हारा? फोर्स। क्लियर है? अब इसी चीज को सॉल्व करने का अल्टरनेटिव मेथड क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे? देखो वर्क एनर्जी क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं फिलहाल? 3। 3 कौन कौन सा? एक तो फोर्स मैंने लगाया जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, एक इसका mg, और एक ऊपर नॉर्मल। बट ये चल किधर रहा है? नहीं फ्रिक्शन मैंने हटा दिया फिलहाल, जब बोलूंगा तभी फ्रिक्शन लेना। ठीक है, ये चल किधर रहा है? आगे की ओर। नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। वेट किधर लग रहा है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल वेट में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो नॉर्मल का और वेट का वर्क कितना होगा? 0।
तो यहाँ पर वर्क कौन करेगा? सिर्फ एंड सिर्फ अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो तुम हमेशा इस बात को याद रखना। अच्छा मैंने डेल्टा लिख दिया यहाँ पे। एक चीज देखो, यहाँ शुरू में ना आंसर आ जाता है तो तुम लोग को लगता है कि चलो ठीक अच्छा कर रहा हूं मैं। देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुमको जब यहाँ पे ये लिखना है ना तो सारा वर्क दिखाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखना? शुरू में आदत सही बनाना, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। नो डाउट ये क्या होगा? जीरो। ये कितना होगा? जीरो। अगर तुम अच्छी आदत डालोगे, इसको कंसिडर करने का सोचोगे, चलो नो डाउट यहां पर वर्क जीरो हो रहा है, बट कहीं ऐसा केस हो जाए जहां पर वर्क जीरो ना हो, बट तुमको क्या आदत था कि इसको इग्नोर कर देने का, तो तुम वहां पे भी इग्नोर कर दोगे इसको, और उसकी वजह से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मान लो ये ब्लॉक अभी हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, इसलिए ग्रेविटी का वर्क कितना है? जीरो। अगर मान लो इस ब्लॉक को उठा के मैं ऊपर ले जाऊं तो ग्रेविटी का वर्क जीरो होगा? नहीं। तो उस केस में अगर तुम इसको इग्नोर कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में देखो कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर मैं बोल देता कि इसमें फ्रिक्शन भी है तो मैं यहाँ पे एक और क्या ऐड करता? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? तो ये दोनों तो हो गया जीरो हमारा। तो ये लिख दो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अच्छा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हो गया। अब बताओ एफ तुमको निकालना है। डी कितना दिया हुआ है? 20। 1/2 मास कितना है? 2। फाइनल वेलोसिटी कितना? 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास कितना? 2 और इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर। क्या यहां से सॉल्व करके एफ निकाल लेंगे हम? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है इसमें ऐसा? नहीं दिया है? इसको कॉपी करो, मैं बता रहा हूं। पहले इसको कॉपी कर लो, आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखो कि वर्क डन बाय नॉर्मल भी दिखाना होता है। हो गया ये? चलो अब आगे देखो। मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ 2 kg। मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। इसको मैं ड्रॉप किया कितने हाइट से? मान लो 10 मीटर का हाइट से ड्रॉप किया। मैं पूछता हूं कि जब ये सरफेस पे गिरेगा यहां पे, तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले स्पीड कितना होगा? कैसे निकालोगे? एक तो तुम काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? क्या तुमको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है? कितना है? 0। फाइनल स्पीड तुमको निकालना है। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है? जी, है ना? और हाइट दिया हुआ है, तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वहां से भी निकाल सकते हो। क्या आया? √2gh। अच्छा एक काम करो, सुनो मैं बता रहा हूँ। √2gh में ना इसको 20 ले लो, आंसर सही आ जाएगा। इसको 20 ले लो, 20 से तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा ना। 400 आ गया। कितना आ जाएगा आंसर? 20 ही आ जाएगा। जब ये इसको तुम देखो, सॉल्व करने का दो तरीका। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स से सॉल्व करो। यू कितना होगा? 0। वी हमको निकालना है। एस कितना है? 20। और ए कितना है? नीचे को मैं प्लस ले लेता हूं, ठीक है। तो ए भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन। जब सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा? बराबर 2as। यहां से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। पर मैंने बोला था कि हर एक क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड सॉल्व करने का क्या है तुम्हारा? वर्क एनर्जी। अब तुम इस पे लगाओ वर्क एनर्जी। क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं? बताओ। एक ही फोर्स लग रहा है। जब ऊपर से नीचे गिरा, थ्रू आउट ग्रेविटेशन क्या है? कांस्टेंट।
क्लियर है कि अच्छा मैंने एयर फ्रिक्शन मना कर दिया, नहीं है तो इसको मतलब इग्नोर कर देना उसको। हाँ एयर फ्रिक्शन होता तब तो तुम काइनेमेटिक्स नहीं लगा पाते, वहां पे लगाते भी तो तुम्हारे एक गंदा सा इक्वेशन आता। कैसे इक्वेशन आता मैं वो पहले बता दूंगा, पहले इसको फोकस करते हैं। वर्क डन बाय यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ग्रेविटी, क्योंकि बाकी सारा फोर्स क्या है, जीरो, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगा ना। अब बताओ यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यू कितना है, जीरो। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे, एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल होगा, सिंपली बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट टू जी एच। ये तो फॉर्मूला वहां भी आया था, क्लियर है। देखो दिक्कत क्या होगा ना कि जब तुम बोलोगे कि यहाँ पर सर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। कैसे, सोचो कि मान लो कि तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा कुछ स्पीड है तो तुमको एयर रेजिस्ट करेगा, तुम और तेज दौड़ रहे हो तो एयर और तेज रेजिस्ट करता है। तो एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स लगाएगा क्या कांस्टेंट हुआ, नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। किस पे, वेलोसिटी पे। तुम्हारा वेलोसिटी जीरो है तो एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। मैं खड़ा हूं, एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। मैं चलने लगा, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस कुछ होगा। मैं और तेज भाग रहा हूं तो एयर रेजिस्टेंस और तेज बढ़ेगा, क्लियर है। तो एयर रेजिस्टेंस तो तुम्हारा कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, नहीं। जब लगने वाला फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं मैं, नहीं। बट क्या मैं वर्क एनर्जी यूज कर सकता हूं, हाँ, मैं निकाल लूंगा वर्क कितना आ रहा है एयर का, साथ में ऐड करके सॉल्व कर दूंगा, वो आसानी से निकल जाएगा इंटीग्रेट करके। हाँ इंटीग्रेट करके तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, यहां तक कर लोगे, इसे समझ में आ रहा है, मिटा दूं, चलो अब देखो, एक होता है तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। मैकेनिकल एनर्जी होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई और एनर्जी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि अगर किसी भी सिस्टम पे सिर्फ एंड सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, सिर्फ एंड सिर्फ कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, इफ only conservative force then mechanical energy is conserved। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी सिस्टम पर लगने वाला फोर्स सिर्फ एंड सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं है, उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में जो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी होता है सिस्टम का वो क्या होता है, कंजर्व। मतलब कि जो मैकेनिकल एनर्जी पहले था वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा बाद में। इसको अच्छे से रिलेट कैसे करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन को देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बोला तुमको, एक ब्लॉक यहां पे था, हाइट कितना था, 20 मीटर, ठीक है। बता इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, इसका मतलब इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। जो मैकेनिकल एनर्जी यहां वही मैकेनिकल एनर्जी कहां, यहां, वही यहां, ये भी यहां, वो भी यहां, हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। अब बताओ हमें कहां पे वेलोसिटी निकालना था, नीचे, तो हम दो पॉइंट चुनते हैं, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज मैकेनिकल एनर्जी एट बी, यही होगा ना, जितना मैकेनिकल एनर्जी ए पे होगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी बी पे होगा। बताओ ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितना, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, क्योंकि वहां पे क्या है वो रेस्ट में। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है,
कितना है, एम जी एच। समझ में आया? अच्छा बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पे कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मान लो यहाँ पे गिरते वक्त वी वेलोसिटी है, कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो, क्योंकि बी हमारा क्या है, सरफेस। क्लियर है? सॉल्व करो इसको, वापस से क्या इक्वेशन आ जाएगा बताओ, वी बराबर रूट अंडर 2gh, वापस से वही आया। तो एक बात बताओ, क्या मैकेनिकल एनर्जी को हम हमेशा कंजर्व कर सकते हैं? अच्छा मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन होता, तो क्या हम इस प्रिंसिपल को लगा सकते थे? नहीं। फिर क्या लगाते, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह वैलिड है, हर जगह, ठीक है, बट मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन एज ए होल वैलिड है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। क्लियर है? इस बात को नोट करके लिख लो अच्छे से कि मैकेनिकल एनर्जी is only conserved when acting force is conservative in nature. बता, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है, 20, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज कंजर्व फॉर द सिस्टम। इसमें क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं पूरा। अरे भाई ये पैसेज क्वेश्चन है, ये यही तुम लोग को बोलता हूं, तुम लोग उसको बंद करो पहले, पढ़ रहे हो दिमाग कहीं और है। क्लियर है ये? चलो अब इधर देखो, मिटा दो इसको, इसके हेल्प से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसके हेल्प से आने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में आने का। देखो मान लो कि एक, ऐसा समझो, देखो क्वेश्चन पहले देख लो, पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2 kg का, ठीक है। सॉल्व करने से पहले इधर देखो तुम लोग, तो क्वेश्चन बताया ही नहीं, सॉल्व करने लगते हो, क्या करना है सुनो। कभी कभी ना पहले पढ़ लेने का ये डिसएडवांटेज होता है, अपने ना नफ्स पे कंट्रोल करना होता है, वही जिंदगी है, ठीक है। तो एक ब्लॉक जिसका मास कितना है, 2 kg, जैसे मैं उसको ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप करने के बाद क्या करेगा, वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, ग्रेविटी की वजह से। नीचे आते आते क्या करेगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, इस ब्लॉक को कंप्रेस करेगा। तुमको ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। हाँ जी के वैल्यू 10 ले लो, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है, सारे सरफेस स्मूथ है, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ठीक है। अगर रफ हो जाता तो फिर तुमको अलग मेथड लगाने पड़ता।
देखो इधर देखो, आता है फिर भी समझो, एक बार समझ जाओ ज्यादा बेहतर है। चलो, हो क्या रहा है, अगर तुमको ना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में छप गया तो तुम सॉल्व कर दोगे। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें होगा क्या। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इसके पास कितना है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि फिलहाल किस पे, वो रेस्ट पे। छोड़ूंगा जैसे, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, क्या यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, यस। नॉर्मल का वर्क कितना है, 0। ठीक है, तुमने कभी भी कंसिडर नहीं किया होगा नॉर्मल को, ऑल्दो नॉर्मल का वर्क फिलहाल यहां पे कितना है, 0। ठीक है, बट कहीं भी ऐसा दिख गया और नॉर्मल का वर्क हो गया तो तुम्हारा सारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एक लाइन को लिखना है। ठीक है, जैसे वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, गिरते गिरते उसका स्पीड बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ये यहाँ पे आएगा, आते आते इसको जैसे कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ पे ये पहुंचा था शुरुआत में, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ एंड सिर्फ क्या था, काइनेटिक एनर्जी। क्या था, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम सरफेस को क्या मान लिए हैं, अपना रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब ये काइनेटिक एनर्जी जैसे इस स्प्रिंग के साथ टकराएगा तो अपना एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करके वो एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा, स्प्रिंग में, और स्प्रिंग उस एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर। ठीक है, तो ये क्या करते जाएगा, कंप्रेस करते जाएगा, कंप्रेस करते जाएगा, ये स्टोर करते जाएगा। कब तक स्टोर करेगा, जब तक इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए। खत्म मतलब कितना, 0। 0 का मतलब ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट पे। जब वो रेस्ट पे हो जाएगा तो उस वक्त उस स्प्रिंग में एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या उससे भी और ज्यादा होगा, नहीं। तो इसका मतलब उस टाइम ही क्या होगा, उसका मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद वो और कंप्रेस होगा क्या, नहीं। तो तुमको वही निकालना है। अब यहां पे लगने वाला सारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल का वर्क कैसा है, 0। ऑल्दो नॉर्मल कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉर्मल कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, बट नॉर्मल का वर्क कितना है यहाँ पे, 0। इसलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है, जब सिर्फ एंड सिर्फ किसका वर्क हो रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स का। इधर देखो, नॉर्मल इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना एंगल है, नहीं नहीं हर एक पॉइंट पे चलो ना, फिर तुम यहाँ पे आ जाओ। नॉर्मल किधर है, ऊपर, यहाँ। जैसे ही यहाँ पे है नॉर्मल किधर, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। हर एक पॉइंट पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। कितना है, 90। तो हर एक पॉइंट पे वर्क कितना हो जाएगा, 0। तुमने क्या किया होगा कि यहाँ और यहाँ के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दिया होगा किस्मत से, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मल का वर्क कितना है, 0। बट अगर नॉर्मल यहाँ वर्क करता तो क्या तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होता, नहीं। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, नॉर्मल फोर्स का वर्क कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव है। नॉर्मल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ। तो हमको 2 पॉइंट कंसीडर करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए। एक पॉइंट जहां का मुझे सब कुछ पता है, वो पॉइंट कौन सा है, टॉप वाला। दूसरा बी पॉइंट कब लेंगे, जहां का मुझे वैल्यू निकालना है। मुझे कब निकालना है, जब स्प्रिंग क्या हो जाए, मैक्सिमम कंप्रेस्ड। मान लो कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स है, और वो पॉइंट को तुम बी मान लो, और इस पॉइंट को क्या मान लो, ए। तो तुमको क्या करना है, ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देना है। तो क्या लिखोगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ए पे बताओ कितना मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्या लिखते हैं मैकेनिकल में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बराबर काइनेटिक इसमें प्लस पोटेंशियल, सॉरी बी में, और पोटेंशियल बी में। पता ए पे काइनेटिक कितना है, 0, क्योंकि किसमें है वो, रेस्ट में। पोटेंशियल कितना है, एम जी एच। अब आ जाओ बी पे, काइनेटिक कितना है, 0। ये बी कौन सा पॉइंट है, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है। क्लियर है, और मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ये ब्लॉक रुक जाएगा, तो उसमें कितना हो जाएगा, 0 प्लस। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी लिखा नाम है। पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह का होता है, एक हो जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल और एक हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, बट स्प्रिंग पोटेंशियल 0 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, हाफ के
एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब बताइए कितना हो जाएगा, एम जी एच बराबर में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2mgh डिवाइड बाय के। क्या हो जाएगा, 2m कितना दिया हूं 2, g हो गया 10, h कितना था 200 डिवाइड बाय 10। तो ये से ये कट जाएगा, हो जाएगा 400, 400 मतलब 20, तो कितना हो जाएगा 20√2। यही आ रहा है ना? अच्छा, के का वैल्यू कितना है 100, ये से ये कट जाएगा, √80 हो जाएगा आंसर, √80 मीटर। क्लियर है? अच्छा एक चीज और याद करो, चलो आ जाओ तुम लोग अपना बुद्धि अब लगाओ। ये देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो 5 kg। अभी देखो, अभी ये नेचुरल लेंथ पे, किस पे है, नेचुरल लेंथ। मतलब मैं इसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, इधर देख लो फिलहाल, इसको पकड़ के ऐसे रखा हूं नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, नीचे जाएगा। नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, देखो होगा क्या, अभी इस पे फिलहाल लगने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी, बस स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि उसमें एक्सटेंशन है ही नहीं। तो ये ग्रेविटी इसको बोलेगा चलो नीचे चलो। नीचे जाते जाते एक पॉइंट जैसे आएगा तो वहां पे ग्रेविटी अभी भी लग रहा है, बट अब ऊपर क्या लगने लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो मान लो कि ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कुछ एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, वो तुम कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो अगर तुम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेट फोर्स 0 करोगे तो नीचे लगने वाला क्या है, m इंटू जी, और ऊपर क्या लगने वाला, k इंटू एक्स। जब दोनों को बैलेंस कर दोगे, के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा mg/k। निकल गया, m का वैल्यू डाल दो, g का वैल्यू डाल दो, k का वैल्यू डाल दो, तो निकल गया अपने आप। क्लियर है? बट तुम सोचो हो क्या रहा है, यहां से जब यहां पर आ रहा था वो, तो ग्रेविटी तो हमेशा कांस्टेंट था, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे आया तो दोनों बराबर हो गया, तो यहां से यहां के बीच में नेट फोर्स किधर है, नीचे। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। तो उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड मैक्सिमम। जैसे इससे और नीचे जाएगा, इससे और नीचे, जैसे मान लो कि यहां पे आ गया, तो अभी भी लगने वाला mg क्या है, वही, बट स्प्रिंग फोर्स अब क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि मीन पोजीशन पे बैलेंस कर रहा था, हम मीन से और नीचे आ गए, मतलब एक्स और बढ़ा दिए। अगर एक्स और बढ़ा दिए तो ऊपर वाला फोर्स और बढ़ जाएगा, मतलब अब नेट फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर। बट अभी भी वेलोसिटी किधर है, नीचे। तो अब इसका वेलोसिटी घटेगा, घटते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पर वो रुक जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन ये होगा या यहां से यहां नीचे वाला होगा, नीचे वाला। अब बता तुम मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। कहां से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। देखो इसको सॉल्व तुमको दोनों मेथड से करना है। सबसे पहले तुमको सॉल्व करना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों लगाना है। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए तुमको 2 पॉइंट ढूंढने पड़ेगा। क्लियर है? एक वो पॉइंट ढूंढो जहां पे सब कुछ पता है, और दूसरा वो पॉइंट ढूंढो जहां पे तुमको चीजें निकालना है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि किसको रेफरेंस पॉइंट ले, सबसे बड़ा दुविधा यही होगा तुम्हारे लिए। सरफेस को ले, सरफेस से कितना ऊपर है कुछ पता ही नहीं है। हो गया, तुम किसी को भी ले लो, आंसर वही आएगा।
देखो चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ऐसे केस में रेफरेंस पॉइंट हमेशा नेचुरल लेंथ को लेते हैं। चलो हो जाएगा या मैं कर दूं? मारो मारो, फाइट मारो। एम जी बाई, अरे तो एम जी बाई के तो नेचुरल लेंथ पे ही था, सॉरी इक्विलिब्रियम पे था। दिखा कैसे किया, किए क्या बस आंसर आ गया, तुमको तो वो भी नहीं हो रहा है। सुनो इधर देखो, हाँ हाँ हो गया। कौन सा मैकेनिकल एनर्जी? चलो यूज करते, देखो इधर देखो, तुम लोग अपना गलती भी देख लेना। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ इधर देखो, बहुत हो गया, दिमाग लगा लिए तुम लोग। देखो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वो दो पॉइंट पे कंसिडर करते हैं जहां का एक पॉइंट का इंफॉर्मेशन तुमको पहले से पता हो, और दूसरा वो पॉइंट जहां से तुमको चीजें निकालना हो। तुमको निकालना कहाँ है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो उसको मान लो पॉइंट बी। एक काम करो, नेचुरल लेंथ को मान लेते हैं पॉइंट ए, और तो और इसी को रिफरेंस पॉइंट भी मान लेते हैं, या रिफरेंस फ्रेम ही मान लेते हैं। अगर मैं इसको रिफरेंस फ्रेम मान लिया, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, जीरो। और अगर इसके नीचे आए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, माइनस। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, हम करते कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहां कहां के बीच में? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। हाँ इधर लिखो, हो गया, देखो इधर मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बट यहां पे पोटेंशियल दो है, कौन कौन सा है, स्प्रिंग भी और ग्रेविटेशनल भी है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अच्छा, इस पे मैक्सिमम कंप्रेशन में फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ही तो वो है जो इसको नीचे ले जा रहा है। तो मैक्सिमम कब तक ले जाएगा, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और यहां पे भी वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का है यहाँ पे, एक स्प्रिंग का है प्लस एक ग्रेविटेशनल का। ए ए बराबर यू एस बी प्लस यू जी बी। चलो देखो ए पॉइंट पे आ जाओ। ए पॉइंट पे स्प्रिंग में पोटेंशियल कितना है, जीरो, क्योंकि कुछ एक्सटेंशन है। ए पॉइंट कौन सा है, नेचुरल लेंथ, तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? अच्छा, ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, जीरो, क्योंकि हमारा वो कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस। बराबर बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट पे स्प्रिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस कौन सा एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम रेफरेंस से नीचे जा रहे हैं तो क्या जाएगा, माइनस एम जी एक्स मैक्स। एक्स मैक्स क्यों ले लिया, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने, एक्स मैक्स। और यही तो हमको निकालना है, यही तो एच है ना। सॉल्व कर दो, ये जीरो हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर माइनस एम जी एक्स मैक्स। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी एक्स मैक्स बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। कुछ कट रहा है, एक्स मैक्स एक्स ये कट जाएगा, ठीक है। एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, 2mg डिवाइड बाई के। अब देखो इसमें इसके कितने एडवांटेज है, अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखो। हो क्या रहा है कि ये इसका नेचुरल लेंथ था, वहां से ये सबसे पहले कहाँ आया था, मीन पोजीशन पे। कहाँ आया था, मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये इसका कौन सा पोजीशन था, इक्विलिब्रियम। जब तुम इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स जीरो किए तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, एम जी बाई के। याद करो, अरे के एक्स ऊपर और नीचे एम जी, सॉल्व करने पर क्या आता है, के एम जी बाई के। और मैक्सिमम एक्सटेंशन में ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2mg बाई के। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, mg बाई के, क्योंकि ये पूरा कितना है, 2mg बाई के। अब तुम सोचो
कि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये ऊपर कितना जा रहा है, mg/k, मीन पोजीशन से नीचे कितना जा रहा है, mg/k। ऐसा कब होता है ऑसिलेटरी मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन, समझ में आ रहा है, टू एंड फ्रो, ये एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन में जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कितना, तो क्या बोलोगे, mg/k। क्लियर है। तो एक एक चीज को बारीकी से देखना है, बस खाली सॉल्व नहीं करना है। समझ में आ रहा है, कर लोगे पक्का। अब सेम चीज को किससे करना है, सॉल्व यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी मास्टर की है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा लगेगा नहीं, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा लगेगा नहीं। कब लगेगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो रहा है सिर्फ, बट वर्क एनर्जी हमेशा लगेगा। अब सेम चीज को वर्क एनर्जी से करो, करो फटाफट। सबसे पहले ये देखो कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है, 0। तो यहाँ पे सिर्फ वर्क किसका हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और हाँ वही आएगा। अरे तुम किसी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम आएगा ना। हम्म, देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए तुमको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जब वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए ना जिसका चेंज लिखूंगा मैं। तो इनिशियल पॉइंट अभी भी नेचुरल लेंथ है और फाइनल पॉइंट मैक्सिमम लेंथ है। तो नेचुरल लेंथ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। मैक्सिमम लेंथ पे कितना था, 0। तो चेंज इन काइनेटिक कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बात बताओ, अच्छा mg किधर आ रहा है, नीचे, ग्रेविटी किधर है, नीचे, ग्रेविटी नीचे है ना, और ग्रेविटी लग रहा है नीचे, और ब्लॉक भी किधर आ रहा है, नीचे। तो अब बताओ यहाँ पे वर्क डन ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा वर्क लेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई फोर्स है नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब तुम बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, -12 kx² प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। तो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट x, बराबर क्या हो जाएगा, 0। नहीं पड़ेगा जरूरत यहाँ पे, देखो हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन की क्या जरूरत पड़ेगी, देखो देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की कैसे जरूरत नहीं पड़ी, देखो हमने वर्क डन बाय किसका किसका लिखा, स्प्रिंग का और ग्रेविटी किधर आ रहा है, नीचे है, और ब्लॉक जहां भी किधर रही है, नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन किस क्या है, सेम। तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो mgx लिख दिया, रेफरेंस की कोई जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, स्प्रिंग का वर्क डन क्या फॉर्मूला बताया था मैं, -12 kx² लिख दिया, -12 kx² बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से जब फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो एक x कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2mg/k। किसका, -mgx हो जाएगा, क्यों। अच्छा बात बताओ, चलो ठीक है, यही मैं तुम लोग को बोलता हूँ, ये नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आ गया, नीचे आ रहा है। अगर तुम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिए, इसको क्या ले लिए तुम, रेफरेंस पॉइंट, अभी भी बताओ ग्रेविटी किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है वो, वर्क नहीं। तुम पोटेंशियल एनर्जी को तब से वर्क समझ रहे हो, हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, वर्क।
और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, मतलब वर्क क्या होगा, प्लस। हम कभी ऐसा बोले हैं क्या कि रेफरेंस पॉइंट से ब्लॉक नीचे आएगा तो वर्क प्लस होगा? नहीं, हमने बोला कि रेफरेंस पॉइंट से नीचे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, वर्क नहीं। वर्क पे तुमको हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे। तो इसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका मैंने वर्क हमेशा तुमको फॉर्मूला बता दिया, -12 kx²। सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 2mg/k। क्लियर है? सॉल्व करना, देखो एक इसमें क्वेश्चन है जो तुमको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बाकी तुम्हारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस पावर बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूँ। आर्काइव में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आर्काइव वाला बोल रहा है ए बॉडी ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg। जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 6 kg। ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट एस दिया हुआ है, कितना है, t² डिवाइड बाई फोर्स। ठीक है, वर्क डन पूछ रहा है t बराबर 2 सेकेंड पे। क्या पूछ रहा है, वर्क डन t बराबर 2 सेकेंड पे। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, इधर देखो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का। अच्छा मुझे वर्क डन के लिए क्या चाहिए होता है, चाहे तो एफ डॉट डी या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, यही दोनों से कोई चाहिए होता है। देख लेंगे, कांस्टेंट हुआ तो ये यूज कर लेंगे, वेरिएबल हुआ तो ये यूज कर लेंगे। मतलब दोनों में क्या चाहिए, फोर्स। अब तुमको क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमको फोर्स चाहिए होगा तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। अब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचोगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, वेलोसिटी, और एक बार उसको और डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। जब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2t/4। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv/dt। क्या आ जाएगा, 1/2। अरे 1/2 टी का क्या हो जाएगा, 1। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया, बता फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 N होगा। और एक्सेलरेशन 1/2 है, ए बराबर आ गया 1/2, और u 0 है। t बराबर 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो t बराबर 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल लोगे, और वहां से वर्क नहीं निकल जाएगा। बट देखो प्रॉब्लम का नहीं। अच्छा चलो, तुम ऐसा करना चाह रहे हो कि सर ऐसा कर दूंगा मैं कि फोर्स आ गया मेरा 3 N और डिस्प्लेसमेंट डाल दूंगा मैं t²/4। आगे क्या, इसको इंटीग्रेट करने के लिए dt चाहिए, ये dt कहाँ से आएगा, हाँ अच्छा फोर्स इतना हो गया, वर्क का क्या फार्मूला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, dx होता है बेसिकली यहाँ पे, dx। अब आगे बोलो, कांस्टेंट वाले, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वाला ही करना है, पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा ना उसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, हाँ यहाँ पे तुम डाल दो, वही डायरेक्ट भी कर सकते हो इक्वेशन मोशन से। पर देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, मैं बता रहा हूँ, कहीं एस बराबर ऐसा दे दे, t³/4, या फिर टी क्यू सिंपली दे दे, तब क्या करोगे, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं। एक बार वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ds/dt, क्या आ जाएगा, 3t²। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 6t। क्या कांस्टेंट है, नहीं। तो अब तुम क्या करोगे कि पहले लिखोगे फोर्स, फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे, मास तुम्हारा 6 था और एक्सेलरेशन 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 36t। ये क्या आया तुम्हारा, फोर्स। अब बताओ वर्क डन बराबर क्या होता है, क्या फोर्स कांस्टेंट है, नहीं, क्या है, वेरिएबल। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स। अब देखो एफ कितना आया, 36t, और इंटू डी एक्स, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं। अंदर क्या है, t, बाहर क्या है, dx, तो तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बट तुम इसको इंटीग्रेट करने लायक बना सकते हो, कैसे, देखो यहां से लाओ, s बराबर क्या है, t³। इसको ऐसे करो, ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, 3t²। तो बताओ ds बराबर क्या हो जाएगा, 3t² इंटू डी टी। ये ds, ये ds ही है ना, अरे dx या ds बात तो बराबर है। तो इंटीग्रेट क्या कर दोगे, 36t, और ds को किस जगह पर क्या रख दोगे, 3t² dt। क्या अब इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ अब लिमिट डाल देना। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना इस टाइप का। चलो यही करते हैं इसको।